यानी भारत। भारत में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं और उनमें से भी एक फेस्टिवल माना जाता है इलेक्शन। जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो एक त्यौहार का, एक फेस्टिवल का माहौल होता है। हमारे प्रियम्बल में भी एक वर्ड मेंशन है जिसका नाम है रिपब्लिक, गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र राज्य है। इसका ये मतलब है कि भारत का जो फर्स्ट पर्सन होंगे वो इलेक्ट किए जाएंगे, और हमारे भारत के जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जिनका इलेक्शन किया जाता है, जिनको इलेक्ट किया जाता है और उनका चुनाव किया जाता है। तो भारत में एक बार फिर से उसी फेस्टिवल का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। 2022 के इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो काफ़ी सुर्खियों में है, तो आज हम इसी मुद्दे को पूरा समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन भारत में किए जाते हैं, कौन कौन से क्लॉजेज हैं, एमपी और एमएलएस की जो वोट वैल्यू होती है क्या वो बराबर होती है, अगर बराबर नहीं होती तो कितनी होती है, कैसे वोट वैल्यू निकाला जाता है और वहाँ पर आधार कौन सा है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में भी चल रहे हो कि इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, और काफ़ी सारी बातें आज हम यहाँ पे पूरे सेक्शन में सीखेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट से क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम हुआ है। तो आने वाले एग्जाम में भी आपको प्रेसिडेंट से इलेक्शन ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो भी करेंट प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका जो टेन्योर है जो कि 5 साल का होता है वो 24 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, और उसके पहले भारत में इलेक्शन हो जाने चाहिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहाँ पे 2022 के इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बातें की जा रही हैं। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आज के क्लास का पीडीएफ चाहिए तो परचम का वेबसाइट ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको वेबसाइट से जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है, 2022 इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो नॉमिनेशन प्रोसेस है, प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो लोग भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो नोटिफिकेशन है वो प्रोसेस जो है नॉमिनेशन की वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो राज्यसभा के, लोकसभा, विधानसभा के वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे ये भारत के 16 नंबर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, 16वें नंबर के राष्ट्रपति चुनाव है, क्योंकि अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद जी हैं, और हमारा आर्टिकल नंबर 56 का क्लॉज 1 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल रिमेन इन द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका कार्यकाल 24 जुलाई तक खत्म होना है, और उसके बाद हमें नए राष्ट्रपति की ज़रूरत होगी। इसलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 15 जून को, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात की गई थी, और जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की वो 29 जून है। इसके बाद इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, तो जो वोटिंग होगी वो 18 जुलाई को होगी, और जो फाइनली जो काउंटिंग की जाएगी वो जुलाई 21 को की जाएगी। तो ये कुछ चार्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। तो हमें कुछ बातें यहाँ पे जान लेनी चाहिए कि भारत में जो राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्लॉजेज हैं जो कि हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहली बात कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में मिलता है। राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, आर्टिकल 53 में मेंशन है। फिर हम बात करते हैं इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल्स के बारे में। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो 54 से 58 के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल नंबर 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। अब चुनाव करेंगे तो उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब वो व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे, तो वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 55 में ये बात मेंशन है। आर्टिकल नंबर 56 जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि कितने साल का टेन्योर राष्ट्रपति का होगा। आर्टिकल नंबर 56 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन बताता है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारे भारत में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अभी तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है। और आर्टिकल 58 जो है वो क्वालिफिकेशन बताता है प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इतनी बातें हमको समझ में आती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2017 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जुलाई 17 में, तो
उसमें आर्टिकल 62 के जरिए यहाँ पे बात की गई है कि इलेक्शन फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट मस्ट बी हेल्ड बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ इंक्यूबमेंट प्रेसिडेंट टर्म, क्योंकि हमारे जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने 20 जुलाई को कार्यभार संभाला था, तो उसके पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो वही बातें यहाँ पे चल रही हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्शन की पद्धति होती है उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये पावर संसद को दी है। अगर राष्ट्रपति की जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसमें संसद कानून बना के अमेंड कर सकती है। और यहाँ पे जो भी इलेक्शन की प्रोसेस है वो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन एक्ट है 1952 उसमें भी मेंशन है। अब कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का पर्सन हो, जो इंडियन सिटीजन हो, 35 साल का हो चुका हो, वो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो क्वालिफिकेशन होगी वो लोकसभा के मेंबर के बराबर होगी, मतलब वो व्यक्ति लोकसभा के मेंबर बनने की पात्रता या योग्यता रखता हो तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इतनी बातें भारत के अंदर चल रही थी। साथ ही साथ वो व्यक्ति जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो होता क्या था पहले हमारे भारत में कि बहुत ज़्यादा नॉमिनेशन आते थे। राष्ट्रपति का पद है, 37 नॉमिनेशन भर दिए गए। ठीक है, 37 नॉमिनेशन भर दिए गए। तो यहाँ पे कितनी लंबी प्रोसेस हो गई राष्ट्रपति के इलेक्शन की। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर एक और क्लॉजेस जो है वो जोड़े गए। और वो क्लॉज क्या जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास जो है वो 50 MP या MLA जो भी हों उनका सपोर्ट होना चाहिए, जो उनके नाम को नॉमिनेट करे। और साथ ही 50 MP और या फिर MLA जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, उन व्यक्ति को इनको वोट करना भी आना चाहिए। मतलब टोटल इन्हें 100 व्यक्ति चाहिए है जो इन्हें वोट करे या समर्थन हो, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो 15,000 रुपये, तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। 15,000 रुपये आसानी से किसी भी राष्ट्रपति के पास अवेलेबल होंगे, तभी तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिफिकेशन या क्राइटेरियाज है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होना चाहिए। अब देखिएगा, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब डायरेक्ट जनता जाती है और वोट करके आती है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताती है। और फिर जो MP होते हैं, जिस भी पार्टी के MP ज़्यादा होते हैं उस पार्टी का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो आपके दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट नागरिक होता है, लेकिन इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों? रीजन इज दैट क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो एक नॉमिनल हेड होता है, मतलब एक नाम मात्र का अधिकारी होता है। सारी जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट या मंत्री परिषद में होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। हमारी जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो जनता के द्वारा MP और MLA चुने जाते हैं, वो ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने का काम करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन की जो पद्धति होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें काफ़ी खर्चा होता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से किया जाता है। इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं। साथ ही साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या सीक्रेट बैलेट के जरिए जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर होते हैं। सीक्रेट वोट का ये मतलब हुआ कि एक बैलेट पेपर दिया जाता है और उसमें आपको अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करने होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी से हटकर भी जो है वो किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट कर सकता है। इसके लिए व्हिप इशू नहीं होगा, या फिर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है या दल बदल कानून जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सीक्रेट वोटिंग है ना, आपको नहीं बताना है कि मैंने किसको वोट किया। तो एक सीक्रेट वोटिंग है, इसलिए यहाँ पे व्हिप इशू नहीं होता है। व्हिप इशू होने के साथ साथ यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी अप्लाई नहीं होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब बात हो रही है कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। तो हमारे राज्यों में जो विधानसभाएं होते हैं और उसके जो विधायक होते हैं, मतलब MLAs होते हैं, जो इलेक्टेड MLAs होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट। तो सारे स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे दोनों हाउसेज, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसमें भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति होते हैं, उन 12 व्यक्तियों को राज्यसभा और लोकसभा में जो है 2 व्यक्ति और 12 व्यक्ति जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो नॉमिनेशन वाले व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते, लेकिन हाँ, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने क्या सीखा कि भारत के राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होगा तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा या वोटिंग करेगा। तो हमारे राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, हमारी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर। साथ ही साथ यहाँ पे हमने 70वें नंबर का 17 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में
पास किया था। और हमें पता है हमारे दिल्ली और पौंडीचेरी में भी विधानसभाएं हैं, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के भी जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि जो विधान परिषद होती है, हमारे जो 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है उसके पास 50 प्रपोजल होना चाहिए, 50 और साथ ही साथ 50 जो है वो सेकेंडर भी होना चाहिए। मतलब 50 व्यक्ति इनके नाम को संबोधित करें, नॉमिनेट करें, और 50 व्यक्ति वो हों जो इनको वोट करने हो। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एमपी और एमएलए 100 एमपी और एमएलए को जानता है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। साथ ही साथ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 रुपये आरबीआई में जमा कराए जाते हैं। अगर जो उम्मीदवार है, जो कि व्यक्ति है जिस इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है, उसको अगर 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो उसके 15,000 रुपये जो है वो जब्त हो जाते हैं, जिसे हम जमानत का जब्त होना कहते हैं। तो इस बात का भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा से 543 मेंबर्स हैं, राज्यसभा से 233 मेंबर्स हैं, और हमारे जो एमएलएज हैं वो 4120 हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग देने वाले हैं या वोट करने वाले हैं? तो टोटल 4896 मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग देंगे। अब एमपी और एमएलए दोनों जो होते हैं उनकी वोट वैल्यू अलग अलग होती है, और किसी भी एमएलए, किसी भी विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ के एमएलए की वोट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर नंबर ऑफ एमएलएज भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो एमएलएज हैं उनकी वोट वैल्यू भी ज़्यादा है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉजेज हैं कि एमपी और एमएलए जो है वो हम संघवाद को फॉलो करते हैं, हम फेडरल सिस्टम को जो फॉलो करते हैं। तो जितने एमएलए की वोटिंग होती है उतनी ही वोट वैल्यू हम किसको देते हैं? एमपी को देते हैं। तो एमपी और एमएलए की जो वोट वैल्यू की वैल्यू होती है ना, वैल्यू वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इस बात को भी याद रखना है। अब एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं एमएलए की बात करूं कि एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि एक व्यक्ति है, एक कोई एमएलए या विधायक है, अगर वो वोट करता है, जैसे हम वोट करते हैं तो हमारी वोट वैल्यू कितनी है? 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा कार्यक्रम नहीं है। अगर यूपी का कोई एमएलए जो है वो वोट करेगा तो उसकी वोट वैल्यू होती है 208। अब ये वोट वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है? तो एमएलए के केस में देखिएगा, उस राज्य की जनसंख्या, जिस भी राज्य की हम टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो टोटल पॉपुलेशन, और उस राज्य में जो टोटल इलेक्टेड विधानसभा के मेंबर हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन या डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलए ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, और जो भी आपका आंकड़ा आता है, जो भी डेटा आता है, उसको 1000 से फर्दर डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको वोट वैल्यू मिल जाएगी किसकी? एमएलए की। तो इस तरीके से हम वोट वैल्यू एमएलए की फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एमपी की वोट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो जितनी एमएलए की वोट वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ एमपीज हैं। समझ में आ रहा है? टोटल वैल्यूज, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। तो इससे हम एक एमपी की वोट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है। जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर एमएलए की वोट वैल्यू भी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अब पॉपुलेशन का आधार क्या है, तो किस ईयर की पॉपुलेशन से आप काउंटिंग कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ 1971 का जो सेंसस हुआ था, 1971 की जनगणना को आधार मान के यहाँ पे एमएलए की वोट वैल्यू निकाली जाती है। क्योंकि जब हमने 84 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में किया था, तो हमने बोला था कि 1971 की जो पॉपुलेशन है उसको हम बेस मानेंगे कब तक? 2026 तक। ठीक है ना, क्योंकि 2021 में नए डेटा को आना था, लेकिन कोविड के कारण नई सेंसस का आंकड़ा अभी तक आया नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा सदस्य है, तो यूपी के जो मेंबर्स है उसकी वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना, अब आगे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नॉमिनेशन भरे जाते थे। जब नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय भी 37 जो है वो उम्मीदवारों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन 36 जो उम्मीदवार थे उनकी जो मेंबरशिप थी वो कैंसिल कर दी गई थी। कुछ जो भी फॉल्ट रहा होगा। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे हमारे भारत के 6 नंबर के प्रेसिडेंट, वो अनअपोज्ड या निर्विरोध जो है वो इलेक्शन को जीते थे। अगर हम प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं रामनाथ कोविंद जी, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के, उसके पहले वो गवर्नर थे बिहार के। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा कैसे इलेक्शन होंगे।
है ना। आप लोग जो भी यहाँ पे एमपी हैं और एमएलए हैं उनको बैलेट पेपर दिए जाएंगे, फिर उनकी काउंटिंग की जाएगी, पहले राउंड की काउंटिंग, दूसरे राउंड की काउंटिंग, इस तरीके से फर्दर काउंटिंग की जाएंगी और उसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक और व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो श्री पीसी मोदी, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को अपॉइंट किया गया है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। किसके द्वारा? इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की वोट वैल्यू, जो एमएलए है उनकी वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 208। इसके बाद आप महाराष्ट्र में देखेंगे 175 है, अरुणाचल प्रदेश में 8 है। तो यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे ही ये डेटा है। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति चुन भी गया। अब राष्ट्रपति को आप शपथ तो दिलाओगे, ओथ। तो ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, सीजेआई दिलाता है। अगर सीजेआई अवेलेबल नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जस्टिस होगा या सीनियर मोस्ट जज होगा एक्चुअली हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को ओथ कराने का काम करता है। कई बार बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या उम्मीदवार को लेके कोई भी विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं। और अगर राष्ट्रपति को रिज़ाइन करना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करेगा। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करना हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करेगा। इतनी सी बातें चलती हैं। अब कौन व्यक्ति जीता है, इस बात को कैसे डिसाइड किया जाता है? तो यहाँ पर कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम क्या होता है? मतलब जितने भी आपके वैलिड वोट हैं उसका 50% + 1 जिसे भी मिलता है वो राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है। हालांकि अब अपनी पार्टी के लोगों को ही यहाँ पे नॉमिनेशन दिए जाते हैं, तो पार्टी को पता होता है किसे वोट करना है। तो पहली राउंड की काउंटिंग में ही राष्ट्रपति के बारे में पता चल जाता है। मतलब जिस भी व्यक्ति को 50% + 1 वोट मिलते हैं उसको राष्ट्रपति बना दिया जाता है। आई थिंक केवल बीबी गिरी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, उनका जो रिजल्ट आया था वो सेकेंड राउंड की काउंटिंग में आया था। जनरली भारत में फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ही आपके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो यहाँ पर मैंने बात कर दी, कोटा सिस्टम के ज़रिए जो है पता लगाया जाता है कि विक्ट्री किसकी है, राष्ट्रपति कौन चुना गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं, उनके इलेक्शन से रिलेटेड। इसके अलावा क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इसके अलावा आपने देखा कि एमएलए और एमपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने सीख ली हैं। अगर आपको सारा लेक्चर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना तो बनता है। ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन निम्नलिखित स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो वेरी करती है, पहला। दूसरा है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द राज्यसभा। ये बात यहाँ पे बोली गई। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो सारी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ बर्निंग एंड हॉट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।